अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दुआ टू वॉइस। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ टू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये 1986 की बात है। अनायत माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसने मैट्रिक पास कर लिया तो माँ ने उसे कहना शुरू कर दिया, बेटे कोई काम तलाश करो। बात ये थी कि अनायत से छोटे चारों भाई पढ़ रहे थे। तभी इसको ये एहसास दिलाया जाता था कि माशी बदहाली दूर करना उसी की जिम्मेदारी है। सुबह ही वो काम की तलाश में निकल जाता और शाम को घर लौटता था। माँ को उसके बुझे चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि आज भी काम नहीं मिला। रात नाउमीदी का अंधेरा लाती और नई सुबह उम्मीद की नई किरणें समेट लाती। 6 माह से यही हो रहा था। लड़की के लिए 100 दफ्तरों की खाक छानी। बिला की आरती ने हिसाब किताब के लिए रख लिया। एक माह काम करने के बाद इसने सिर्फ 500 रुपये दिए। अनायत की आंखों में आंसू आ गए। आरती ने पूछा, क्या कम दिए हैं? ये तनख्वाह है या भीख? अनायत ने धीमे लहजे में शिकवा किया। पहले से तय कर लेते, शुक्र करो कि 500 रुपये मिल गए, वरना हर जगह पहले 6 माह मुफ्त काम करना पड़ता है। पहले तजर्बा हासिल कर लो तो अच्छा है। अच्छा काम करोगे तो कुछ सीख लोगे, तब तनख्वाह की बात करना। अनायत के हालात ऐसे न थे कि वो तजर्बाती मेहनत पर वक़्त ज़ाया करता। वो थक हार कर रह गया। आरती का काम छोड़ा तो कहीं चपरासी भी न लग सका। बीमार बाप, 2 बहनें, एक माँ और 4 भाई। इतना बड़ा कुंबा और कफालत का वाहिद ज़रिया इसका मकान का किराया था जो इसके दादा ने विरसे में छोड़ा था। ये 5 मरले का मकान पक्का मकान था। इसके बीचों बीच दीवार खड़ी करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में अनायत और इसके घर वाले रहते थे और दूसरे हिस्से में किराएदार। इस तरह गुजारा चल रहा था। इस बार जब मुल्तान से अनायत के मामा जी आए तो माँ रो पड़ी। भाई से कहने लगी कि तुम ही इसका कुछ करो, मैं तो दुआ कर कर के थक चुकी हूँ। मगर अनायत की कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या अनायत को किसी किस्म का हुनर आता है? मैट्रिक पास का तो नौकरी तलाश करना मुश्किल है। आजकल चपरासी भी FA BA होते हैं। बेहतर है कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो मैं इसको सऊदी अरब भेजने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। शर्त यह है कि इसे पहली 2 तनख्वाहें रिक्रूटिंग एजेंट को देनी होंगी जो इसके वहाँ भिजवाने और फिर काम दिलवाने का बंदोबस्त करेगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अनायत की माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। मामू ने भांजे के लिए कुछ रकम बहन को दी कि कोर्स के लिए किसी अदारे में दाखिला ले ले, रोज़गार तो सही मिलेगा। बहन खुश हो गई। उसने बेटे पर दबाव डाला कि तुम्हारा मामू ये कह कर गया है और रुपया भी दे गया है। कोर्स करना होगा, वरना फिर वहाँ जाकर हर किस्म की मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। दियारे गैर में रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता। तुम अभी जवान हो, दिल में हौसला और जिस्म में ताकत है, तो जल्द ही गरीबी की लानत से हम छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 साल से उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने यूं तूं गुजारा। 6 माह वीज़ा के इंतज़ार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी होगी तो वह दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी, 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तू हज़ारों में कमाएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी लड़कियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे। अब घड़ियां गिन गिन कर दिन गुजरने लगे। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सारे कुंबे को इंतज़ार था। अनायत के आने का मुद्दा सुनकर माँ फूले नहीं समा रही थी। इसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लौट रहा था। उसने इतना कमा लिया था कि बहनों की शादियां करने के बाद भी कुछ सरमाया भेज रहा था। वो अपने और वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। उसने फ़ोन पर कहा था, माँ फिक्र न करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, घड़ियाँ और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूँ। उसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा, जहाँ से एक रोज़ ननिहाल में ठहर कर मामू से मिलना था, फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजम था, जिनकी मेहरबानी से इसको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे। सो वो एक दिन मामू के घर ठहर गया। इनको और इनके बच्चों को तोहफे दिए और जाने की इजाज़त चाहिए। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामान है, वैगन या बस पर जाना मुनासिब नहीं, ऐसा करो टैक्सी कर लो। इस पर मुमानी बोली, मेरा मामूजाद फलक शेर टैक्सी चलाता है, क्यों ना इसको फ़ोन करके बुला ले। इतने मारस बाप के साथ किसी अजनबी की टैक्सी में जाएगा तो हमको फिक्र लगी रहेगी। मामू ने कहा, बेगम ठीक है, तुम अपनी मुमानी को फ़ोन करके फलक शेर को यहाँ बुला लो। मुमानी ने फ़ोन किया। फलक शेर ने ही रिसीवर उठाया। मुद्दा सुनकर कहने लगा कि मैं आज फारिग हूँ, आकर अनायत साहब को ले जाता हूँ। आध घंटे के बाद इसने दस्तक दी। मामू बाहर निकले तो इसने कहा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ।
गाड़ी चेक करा लूँ, रास्ते में जगह जगह सड़क उधड़ी हुई है, अनायत को भेज दें। वर्कशॉप पर कितना टाइम लगेगा, मामू ने सवाल किया। यही कोई घंटा भर, फलक शेर ने जवाब दिया। यूं मामू ने अनायत को फलक शेर के पास भेज दिया। फलक शेर रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद आकर बोला, अनायत भाई, मोटर में काम ज़्यादा निकल आया है, ऐसा करें आप मेरे घर पर थोड़ी देर क़याम कर लें, मैं गाड़ी बनवा कर अभी आता हूँ। दूसरा मान गया। फलक शेर उसे घर ले आया। अपने वालिद को बताया कि ये बलाल साहब के भांजे हैं, मैं ज़रा गाड़ी को सही करा लूँ, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। फलक शेर का बाप इससे गर्मजोशी से मिला और घर के अंदर ले गया। इसकी खातर मुदारत की और दोनों दुबई बारे में बातें करने लगे, जबकि फलक शेर वापसी पर वर्कशॉप चला गया। इसने 1-2 घंटे का कहा था, मगरिब होगी और वो ना लौटा। इसके बाप ने कहा, अनायत बेटा, अब रात सर पर है, रास्ते में डाकू वगैरह मुसाफिरों को लूट लेते हैं और तुम तो दुबई से आ रहे हो, तुम्हारे पास कीमती सामान भी होगा। जी बिल्कुल, मेरा तो सारा ही सामान कीमती है, बहनों के जहेज़ के लिए ख़रीदारी की है, 5 साल बाद घर लौट रहा हूँ, तब तो नकदी वगैरह भी होगी, नकदी के साथ कुछ सोना भी ख़रीदा है अंकल, बहनों की शादियों के लिए ज़ेवरात बनवाए हैं। बेटे अनायत, तो फिर तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम हरगिज़ रात का सफ़र मत करो, खाना खाकर सो जाओ। अभी तक फलक शेर नहीं लौटा, वो ईशा तक आएगा। शायद गाड़ी में कुछ मसला निकल आया है, अगर रास्ते में कोई वीरान जगह पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। सुबह तक अनायत ने सोचा, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, रात का सफ़र पुरखतर होगा, दिन को ही सफ़र बेहतर होगा। इसने फलक शेर के घर ही सो जाना बेहतर जाना। इसके बाप के साथ अनायत की गुफ्तगू फलक शेर के भाइयों ने भी सुनी। ईशा की नमाज के बाद फलक शेर भी आ गया। कहने लगा, गाड़ी में थोड़ा मसला था, मगर टायर पुराने थे, सोचा कि नए डलवा लेता हूँ, इसी वक्त देर होगी। खैर, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, अब सुबह चलेंगे। कल सुबह सफ़र ज़्यादा खुशगवार होगा, हम ताज़ा दम होंगे, इस वक्त गर्मी भी कम होगी। ये तय पा गया कि अब सफ़र कल सुबह ही करना है। फलक शेर की वालदा ने पुरतकल्लफ खाने का इंतज़ाम कर लिया था। सब ने सैर होकर खाया और एक अलहदा कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया गया। खाना खाने के बाद फलक शेर ने कुछ देर अपने मेहमान से गपशप में वक़्त गुजारा। दुबई के बारे में मालूमात लें। पूछा, अगर मैं वहाँ जाकर टैक्सी चला लूँ तो कितना कमा लूँगा और दुबई का वीज़ा कितने में मिल जाएगा। अनायत ने सादा दिली से तमाम मालूमात और बातों बातों में बता दिया कि 5 सालों में उसने इतना कमा लिया है कि वो अब खुशहाल हो गया है। बहनों की शादी की खूब जी खोल कर ख़रीदारी की है, क्या क्या ख़रीदा है और कितना सोना लिया है, सभी कुछ अहवाल इसने फलक शेर को बता दिया। इसने इलेक्ट्रिक का कुछ सामान देखने की ख्वाहिश की तो सादा दिल अनायत हर चीज़ खोल खोल कर इसे दिखा दी जो वो घर वालों के लिए लेकर जा रहा था। गैर मुल्की कपड़ा और बेशी कीमत घड़ियाँ, जो जूसर, ग्राइंडर मशीन, वीसीआर, इन दिनों वीसीआर का दौर था। इन चीज़ों को देखकर फलक शेर और इसके भाइयों के मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगे कि इसके पास कितना माल है, काश फलक शेर भी दुबई कमाने चला जाता तो इतना अच्छा था, हमारी गुर्बत भी दूर हो जाती। अनायत ने कपड़ों का एक एक जोड़ा फलक शेर के वालिद और वालदा को दिया और फलक शेर को एक घड़ी दी। सोचा, ममानी इस समझ से खुश हो जाएंगी। अनायत की आदत थी कि वो दुबई में घर वालों के लिए उदास हो जाता तो टेप लगा लेता था और घर वालों के लिए केस्ट में बातें रिकॉर्ड करके पाकिस्तान जाने वाले किसी दोस्त के हाथ भिजवा देता था। इस बार आने से पहले भी इसने केस्ट भरी थी लेकिन भिजवा ना सका। फिर वो खुद ही पाकिस्तान के लिए आज़म सफ़र हो गया। तभी इसने दिल बहलाने को टेप रिकॉर्डर निकाल लिया। रात को जब वो सोने लगा तो फलक शेर उसके लिए दूध का गिलास ले आया। जनूबी पंजाब के बशिंदों की ये आदत है कि रात को सोने से पहले दूध ज़रूर पीते हैं। अनायत ने कहा, भाई मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए दूध रहने दो। यार ये क्या बात हुई, नौजवान आदमी हो, तुमने काफ़ी पहले खाना खाया था, अब रात के 12 बज रहे हैं, खाना तो कब का हज़म हो गया है, अब दूध पी लो, नींद अच्छी आएगी, थकन भी उतर जाएगी। जब इसने इसरार किया तो अनायत ने इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया और सोने के लिए लेट गया। उसे क्या खबर थी कि ये लालची लोग इसके बारे में कैसा वहशतनाक मंसूबा बना रहे हैं। दूध में उन्होंने नशावर गोलियां मिला दी थी। मेज़बान के जाते ही इसने टेप रिकॉर्डर में केस्ट लगा दी, बटन ऑन करके हल्की आवाज़ में उसे चला दिया, मगर नशा रफ्ता रफ्ता असर करने लगा था। वो गनूदगी में जाता गया। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में आ गए, जबकि उनका वालिद अपने कमरे में सो रहा था। फलक शेर ने देखा कि अनायत सो चुका है तो इसने अपने भाइयों से कहा, काम शुरू करो।
सुबह से पहले इसको ख़त्म करके ज़मीन के अंदर करना है। इसके छोटे भाई अकबर ने अनायत की टांगें पकड़ ली। खुद वो छलांग लगाकर इसके ऊपर को बैठ गया और इसे दबोचकर दोनों बाजू मजबूती से काबू कर लिए और अनायत के मुंह पर तकिया रखकर इसका सांस बंद कर दिया। वो दम घुटने से तड़पने लगा तो उन्होंने इसे पूरी तरह चट कर डाला। तहम इसके जोर लगाने से तकिया इसके मुंह से हट गया और अब वो पूरी तरह बेदार हो चुका था। चलाने लगा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। वो बस इतना ही बोल पाया था कि फलक शेर ने दोबारा तकिया इसके मुंह पर रखकर अपने घुटने से इसको दबा दिया और इसकी सांस को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया। तभी फलक शेर की माँ आवाज़ें सुनकर कमरे में दाखिल हुई। यहाँ तो कमरे में अजीब ही मंजर था। उसके तीनों बेटे अनायत पर सवार थे और उसकी जान निकालने में लगे हुए थे। इनको डर था कि माँ जाकर इनके बाप को न जगा देगी। किसी जवान मर्द की जान निकालना इतना आसान नहीं होता। माँ वहशतज़दा होकर बोली, ओ लालचियो, ये क्या कर रहे हो, ज़ालिमों, छोड़ दो इसे। वो माँ को चुप नहीं करा सकते थे, लिहाजा अकबर ने एक मोटा सा डंडा ज़ोर से अनायत के सर पर मारा तो तकिया एक तरफ गिर गया और अनायत की चीख निकल गई। इसको तड़पते देखकर फलक शेर की माँ रोने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, भला इसकी फरियाद वो कहाँ सुनते। इन पर तो खून सवार था। मरने वाले के सूटकेस में सोने की टिक्कियों की चमक ने इनको अंधा किया हुआ था। आखिर इस बेबस की जान लेकर ही मिले। माँ से बोले, तुम इधर से चली जाओ, इसको अगर हम आदमुआ करके छोड़ देते तो ये हमको मरवा देता, मगर अब तुम यहाँ बैन डाल कर के हमको मरवा दोगी। वो बेचारी नातवा खतून रोती हुई कमरे से निकलकर बरामदे के फर्श पर जा पड़ी। इसके हवास काम न कर रहे थे कि क्या करे, जबकि इसके बेटों ने मियत को जानवरों का चारा रखने वाली जगह कदाल से ज़मीन खोद कर दबा दिया। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। इसके बाद इसकी दुबई से लाई सब एशिया पर इनका कब्ज़ा हो गया। इधर जब अनायत मुकर्ररा वक़्त पर घर ना पहुंचा तो इसकी माँ बेचैन होगी। दूसरे बेटे कफ़ायत को अपने भाई के पास भेजा कि जाकर पता करो अनायत आया है या नहीं आया। आ गया हो तो इसे अपने साथ ही लेकर आना। छोटा भाई जब मामू के पास पहुंचा उसने बताया, बेटा वो तो कल 11 बजे यहाँ से चला गया था, मैं फलक शेर से पता करता हूँ। फिर मामू ने इसे फ़ोन किया तो फलक शेर ने कहा, पप्पा जी मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैंने उसे वर्कशॉप ले गया तो उस्ताद ने कहा कि उस पर सफ़र मत करो, इसके टायर ख़त्म हैं, रास्ते में ख़राबी दरपेश होगी तो क्या करोगे, पहले टायर बदलवा लो। तभी मैंने आपके भांजे से माजरत कर ली थी। वो दूसरी टैक्सी करके खुद चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है और क्यों अभी तक घर नहीं पहुँचा। शायद किसी दोस्त के पास हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी गाड़ी तो इसी दिन से वर्कशॉप में खड़ी है, बेशक आप जाकर मेरे उस्ताद जी से पूछ लो। ये सुनकर अनायत का मामू परेशान हो गया। वो कफ़ायत को लेकर फलक शेर के घर गया क्योंकि कफ़ायत बहुत परेशान था। उसे यकीन था कि उसका भाई दुबई से आ गया है। उसने वहाँ से चलते वक्त अपनी वालदा को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि मुल्तान एयरपोर्ट से वो मामू के पास जाएगा और फिर घर आएगा। तब जब फलक शेर ने बताया कि वो अपनी टैक्सी के टायर चेंज करवा रहा तो उन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया। बेज़ाहिर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। वो यही समझे कि मुल्तान में अनायत किसी दोस्त के पास चला गया होगा। तहम हैरत की बात यह थी कि इसने ना तो घर वालों को फ़ोन करके बताया और ना अपने मामू से ही राब्ता किया। सभी उनको शक गुजरा कि ज़रूर इसके साथ कोई गैर मामूली बात हो गई है। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि अनायत के घर में उन्हें गैर मुल्की सेंट की खुशबू सुनाई दी महसूस हुई। ये खुशबू वैसी ही थी जैसे अनायत के मलबूस से मामू को आई थी जब वो उनके घर पर ठहरा हुआ था। ये खुशबू फलक शेर के घर में हर जगह महसूस हो रही थी। मामू ने फलक शेर से कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। इस तरह घर देखने के बहाने वो कमरे में इधर उधर फिरने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर मामू को तौलिया पड़ा नजर आया। इसने तौलिया उठाया तो इसमें से भी तेज सेंट की खुशबू आई। उसे लगा कि ये तौलिया अनायत का है उसे लगा कि ये तौलिया अनायत का है। वो इस वक्त इस कमरे में खड़ा था जहाँ पिछली रात को वक़ुआ हुआ था। जब मामू फलक शेर से बातें कर रहा था, कफ़ायत की नज़र कमरे में बिछे पलंग पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर नई चादर, साफ़ सुथरी चादर बिछी हुई है लेकिन तकिया मौजूद नहीं है। वो पलंग की तरफ गया। उसे उसके नीचे एक नया टेप रिकॉर्डर रखा हुआ नजर आया। उसने उसे उठाकर देखा। इसमें केस्ट लगी हुई थी। कफ़ायत ने केस्ट को निकाल लिया। उस पर अनायत का नाम लिखा हुआ था।
उसने जल्दी से केस जेब में रख लिया और रिकॉर्डर को वापस रख दिया। फलक शेर और इसके भाई मामू से बातों में मशगूल थे। उन्होंने कफ़ायत की तरफ तवज्जो न की थी। मामू से बयान किया। मामू ने भी गवाही दी कि इस कमरे में लगता था कि सेंट की शीशी खोली थी या किसी ने अपने कपड़ों में सेंट लगाया था। इसकी खुशबू हवा में रची हुई थी। तभी मुझे शक हो गया। फिर उन्होंने केस्ट देखी और इसे टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। जूं जूं वो केस्ट सुनते जाते थे, घर वालों पर क़यामत गुजरती जाती थी। शुरू में तो अनायत की अपनी आवाज़ सुनाई दी, जो बातें इसने घर वालों के लिए भरी थी, मगर जब बाद में टेप के कुछ हिस्से पर जो कुछ रिकॉर्ड हो गया था, इसको सुनकर तो जैसे इन पर क़यामत गुजर जाती थी। वो यूं सकते में थे जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहे हों। किस्सा यूं था कि कत्ल होने से ज़रा पहले अनायत ने अपनी जेब से केस्ट निकालकर टेप रिकॉर्ड में लगा दी। दरअसल वो मज़ीद रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था। तब भी फलक शेर दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गया। इसके कदमों की आहट सुनकर अनायत ने टेप रिकॉर्डर को पलंग के नीचे रख दिया। फलक शेर के जाने के बाद इसने टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन किया। ज़रा देर पर इस पर नशा व दूध पीने से गनूदगी तारी होने लगी। वो बटन ऑफ किए बगैर सो गया। थोड़ी देर बाद तीनों भाई इसको मारने के इरादे से आए तो इस कार्रवाई के दौरान किसी का पाँव तार से आ अटका, मगर वो अपने ज़ालिमाना अमल में इस कदर माहिर थे कि उन्हें तार का नोटिस नहीं लिया और उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे टेप रिकॉर्डर पर भी नहीं गई, जिसका बटन ऑफ नहीं हुआ था। वो अनायत की लाश को ठिकाने लगाने की जल्दी में थे। कदाल से कोठी का कच्चा फर्श खोदकर इसे ज़मीन पर गाड़ दिया। जाकर कमरे में लेट गए। मामू और कफ़ायत वो किस्त लेकर थाने गए और कत्ल की FIR दर्ज हो गई। थाने में किस्त सुनेंगे तो सभी अंगश्त बनता रह गए कि अनायत की गनूदगी में चले जाने के बाद भी थोड़ी देर तक किस्त चलती रही थी। इस वारदात का थोड़ा सा हिस्सा रिकॉर्ड हो चुका था। पहले फलक शेर की कुछ बातें रिकॉर्ड थीं, फिर लड़ने भिड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और अनायत के घर आने की आवाज़ भी आने लगी। फलक शेर की माँ की भी आवाज़ सुनाई थी कि सालमो क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसे। फिर फलक शेर की आवाज़ सुनाई दी, हरगिज़ नहीं, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये हमको मरवा देगा। कत्ल का मंजर गोया केस्ट से निकलकर आंखों के सामने छाता जा रहा था। अचानक ही केस्ट बंद हो गई। शायद तार निकल जाने या ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत बंद हो गई थी। अनायत के कत्ल का कोई गवाह न था, किसी की शहादत मौजूद न थी, मगर सबसे बड़ी शहादत खुदा की ज़ात थी, वो जो देख रही थी। इसने शहादत का सबूत मुहैया कर दिया था। खून छुप न सका। इस केस्ट की बदौलत थाने में कत्ल का राज फाश हो गया। अनायत तो जान से गया, मगर माँ भी जिंदा दरगोर हो गई। वो बेचारी तो जीती थी न मरती थी। 5 बरस की जुदाई के बाद वो घड़ी भी आई तो दरमियान में मौत माँ और बेटे के बीच दीवार बन गई। वो बदनसीब तो बेटे का आखिरी दीदार भी न कर सकी। जब तक जीती रही यही कहा करती थी कि खुदा करे किसी के बेटे परदेस न जाएं, अगर जाएं तो जल्द लौट कर आ जाएं, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। मौत किसी को मोहलत नहीं देती।